हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस 11th चैप्टर लेक्चर में आप सभी का वेलकम है बेटा, है ना। तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, है ना। अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखी, सेल्फ एनर्जी देखी, टनल्स की प्रॉब्लम्स करी, अपन ने कैविटी की प्रॉब्लम्स करी। ना अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एक शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी समझाया था, इसी को मैं थोड़ा सा और जो टॉपिक्स हैं, छोटे जो क्वेश्चन हैं अपने, उनको तो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अपन इस लेक्चर 6 के, ये इस लेक्चर नंबर 11th में बेटा, है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट वही समझाने की कोशिश करने के लिए क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो वैसे शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वहाँ पर मैं समझा चुका था कि अपन को कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन को प्रोटेक्ट करना है तो अपन उसको इलेक्ट्रिक मैंने मैग्नेटिक कोई भी बॉडी से उसको कवर्ड करते हैं जिससे कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगे। तो वही अपन समझ रहे हैं कि इफ़ अ चार्ज Q is placed in a shell and we wants to find electric field at point P outside the shell, and what happened now we see. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ना कुछ मैंने एक शैल ले रखी है ना। उस शैल के बिल्कुल सेंटर में ही मैंने क्यू रख रखा है ना। आई पुट इट द क्यू, है ना। इट इज़ द शैल को थोड़ा सा थिक कर रखा है रेडियस शो करने के लिए, मीन्स अंदर की भी कुछ रेडियस है। और अपन यहाँ पर कहीं पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे, है ना, आर डिस्टेंस पर। ठीक, एंड व्हाट हैपन नाउ, अगर मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो क्या क्या हो रहा होगा। कुछ चीज़ें अपन पहले रिवाइज कर चुके हैं कि अगर बात करें कि इनसाइड के इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो जीरो होगी ना, केवल इस वाली जगह पर, है ना। तो ड्यू टू गॉसियन सरफेस हम लोग बोल सकते थे कि अगर मैं एक, जो अपन ने बहुत बार रिवाइज करा है 8th 9th चैप्टर में दिखा है कॉन्सेंट्रिक शेल के अंदर, कि इफ़ आई एम पुट इट क्यू हियर देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस पार्ट इज जीरो, सो ड्यू टू गॉसियन सरफेस the electric total charge in this is becomes zero, so the electric field is zero. So by Gaussian surface we made minus q, because if it is a electric field is zero, then when it is occur, जब चार्ज जीरो होंगे, है ना। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक बार यहाँ पर गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला भी लिया था काम में, EDA, है ना। अगर अपन बी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, बी माने शैल के अंदर, BDA इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इफ Q इज जीरो देन Q इनसाइड इज ऑल्सो जीरो, एंड व्हेन इट इज हैपन, जब यहाँ पर हमारे पास अगर Q चार्ज दे रखा है तो माइनस Q और क्रिएट हो जाए, है ना। इस जगह पर ये वाला माइनस Q क्रिएट हो जाएगा, तभी तो जीरो होंगे Q इन। तो ये समझाया था मैंने कि गॉसियन सरफेस के अंदर, इसको गॉसियन सरफेस अगर मैं क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ अप्लाइड करी है बाई गॉसियन सरफेस से मैंने इसको अप्लाइड किया है कि गॉसियन सरफेस अगर मैं लेता हूँ, गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस इस जगह पे जो डॉटेड लाइन बनाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कितनी रहती है, जीरो इन मेटल पार्ट। ठीक, आई होप समझे होंगे इसको। ठीक, अब अगर मैं सेकंड पॉइंट इसके अंदर समझाने की कोशिश करूं कि इसके आउटसाइड में कितना आ गया होगा अब, है ना। यहाँ पर तो पी पॉइंट चल ही रहा है जो अपन को चाहिए था सॉल्व करने के लिए, पर उससे पहले अपन को कहीं ना कहीं अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्यू चार्ज था इनसाइड। ठीक, अब बात करूँ
कि इनिशियली नो चार्ज ऑन कंडक्टर, so the conductor get plus q charge in आउटसाइड में q चार्ज आगे होंगे ना, तो इनिशियली नो चार्ज ऑन कंडक्टर, सो इट मीन्स आफ्टर रीअरेंज q inside plus q outside शुड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले भी चार्ज कितने थे इसके ऊपर, इनिशियली नो चार्ज ऑन कंडक्टर मीन्स चार्ज 0 थे, तो इनसाइड में कितने हैं यहाँ पर, इस शेल पर, सिर्फ शेल की बात करूँ तो यहीं पे तो इनर माइनस क्यू होगा, क्यों होगा, इस चीज़ को मैं पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, नाउ ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा है। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो वी सी हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज कम के क्यू बाई आर स्क्वायर। आएगा ना बेटा ये आंसर, अपन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वी सी हियर क्यू इज आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज है जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मीन्स नो इफेक्ट ऑफ क्यू एंड माइनस क्यू ऑन पी, मीन्स नो इफेक्ट ऑफ इनसाइड क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन पी पॉइंट। पी पॉइंट पर इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं गया, सिर्फ जो आउटसाइड में जो सरफेस पर था, जो यहाँ पर क्रिएट हुए थे, है ना, बैलेंस करने की वजह से हुए, गॉसियन सरफेस से अंदर अपन ने करा, है ना, तो नो इफेक्ट। तो इन डिफरेंट वे में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वे इफ वी पुट सम चार्ज है ना, यहां से सम चार्ज ऑन P, then this charge not affected inside charges. This is called shielding. This is called shielding effect. This is called shielding effect. Shielding effect. तो मैंने इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर पी पॉइंट पर आ रही है वो सिर्फ आउटसाइड चार्जेस की वजह से आ रही है, सिर्फ आउटसाइड चार्जेस की वजह से आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर क्यू लिखा है इस आउटसाइड चार्ज है। इट मीन्स कि अंदर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ इनसाइड चार्ज, इनसाइड क्यू माइनस क्यू चार्ज ऑन पी पॉइंट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो इसको रिवर्स करके भी तो देखा जा सकता है कि सपोज करें अगर हमने यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया होता तो वो केवल आउटर सरफेस पे इम्पैक्ट दे रहा होता, अंदर इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता। तो इसका मतलब ये तो प्रोटेक्टेड हो गए, इनके ऊपर किसी का इम्पैक्ट गया ही नहीं, और यही कहलाया हमारा शील्डिंग इफेक्ट, यही कहलाया हमारा शील्डिंग इफेक्ट। आई होप समझे होंगे बेटा, है ना। और इसी वजह से चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो, उसके ऊपर एक मेटल की लेयर होती है जिससे हमारे अंदर के जो आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कहीं ना कहीं डैमेज ना हो जाएं, या फिर हमारे जो भी रैम है वो सब कुछ खराब ना हो जाए। इसलिए हर चीज़ को अपन को प्रोटेक्ट करना हो तो अपन मेटेलिक शील्ड लगा देते हैं उसके ऊपर। आई होप समझे होंगे, ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद समझ रहे हैं, नोट डाउन करें बेटा इसको 1 मिनट के लिए। ठीक बेटा, इस शील्डिंग इफेक्ट को कहीं ना कहीं हायर क्लासेस में या कुछ बुक्सों में लिखा होता है अपने पास कि ये यूनिकनेस थ्योरम भी है। यूनिकनेस थ्योरम ये क्या है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ शील्डिंग इफेक्ट पर, है ना, जिससे बात थोड़ी सी और क्लियर हो आप लोगों की। ठीक,
तो वो ही समझा रहा हूँ, है ना, एक बार और, कि जो शील्डिंग इफेक्ट है is also called uniqueness theorem। किस तरह से है वो समझाने के लिए मैं कुछ कंसिडर करता हूँ। लेट अ क्यू चार्ज present in a conductor and external field Ex applied on it। अब व्हाट हैपन क्या है, मैं कुछ इरेगुलर डायग्राम बना रहा हूँ कि सपोज करें ये एक कंडक्टर शेल ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा थिकनेस देते हुए, है ना। इसके अंदर अपन ने क्यू चार्ज रखा हुआ है एंड वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर अप्लाइड कर दिए है। व्हाट हैपन क्या होगा इसके अंदर, वो ही समझ रहे हैं अपन लोग। ठीक, तो क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स में आप बात समझ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अब इस डायग्राम के अंदर कुछ बनाता हूं, तो कुछ अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले रखा था तो क्या इसके इनर शेल पर माइनस क्यू क्रिएट नहीं हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब क्योंकि मेटल के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट बी पॉइंट कंसीडर करता हूं मेटल के अंदर, तो इसके अंदर ओवरऑल फील्ड कितनी होगी, माइनस क्यू इस पर आ जाएगा। इट इज़ ए न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल था तो बाद में अगर मेरे को न्यूट्रल करना है तो इधर माइनस क्यू था तो बाहर प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ही हो रही थी, ई एक्सटर्नल। ठीक, अब अगर अपन को फाइंड आउट करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो वी कंसीडर इस बी पॉइंट पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी क्यू की वजह से, क्यू इनसाइड की वजह से। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी क्यू माइनस क्यू की वजह से। आई होप समझ रहे होंगे इस पी पॉइंट पर, जिस पर जीरो ही रहनी है फील्ड। प्लस एक आ रही होगी हमारे पास क्यू आउटसाइड की वजह से, क्यू आउटसाइड की वजह से। क्यू है ये, क्यू कौन सा वाला है, आउटसाइड वाला, थोड़े ई बड़े बना देता हूँ। ठीक, ये माइनस ई की वजह से आ रहा होगा जो इनसाइड में है, और ये भी मैंने इनसाइड वाला ही ले रखा है, क्यू ले रखा है पर इनसाइड वाला, है ना बेटा, इनसाइड का ले रखा है, इनसाइड वाला। प्लस एक्सटर्नल फील्ड। अब वी नो डैट कि दिस क्रिएट अगर पॉजिटिव ऐसे करा होगा तो इस नेगेटिव ने ऐसे करा होगा, तो हमारे को ये तो पता है कि इन दोनों का जो आंसर है वो तो जीरो आने वाला है। इन दोनों का आंसर तो कितना आने वाला है हमारे पास, जीरो है। तो आप समझ गए होंगे इन दो की वजह से तो जीरो हो गया। अब बात करें ई आउटसाइड, ये क्या करेगा, तो ई आउटसाइड प्लस ई एक्सटर्नल, ये बचा हुआ है, तो और ये ई बी है। द क्यू आउटसाइड अरेंज ऑन द कंडक्टर सरफेस इन सच ए मैनर, ये वर्ड्स मैंने बहुत बार लिखे हैं, इन सच ए मैनर दैट इट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल को इस तरह से अरेंज करेगा कि वो इसके इम्पैक्ट को भी कैंसिल कर दे। तो जब ये इस तरह से अरेंज होगा कि जो आउटसाइड की जो डायरेक्शन करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर दे इस वाली फील्ड को, तो इसका मतलब हमारे पास ई बी जो इनसाइड द मेटल है वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। इनसाइड मटेरियल पार्ट ऑफ
मेटल। तो ये सब कुछ केवल मैंने इसलिए समझाया बाद में वापस से एक बार रिवाइज करने के लिए कि हमने अगर एक्सियल फील्ड भी लगाई है तो हमारा जो आउटर सरफेस पे चार्ज क्रिएट हुए थे इसको न्यूट्रल करने के लिए वो कहीं ना कहीं माने टोटल सम जीरो करने के लिए जो क्रिएट हुए थे उसमें जो ये अरेंजमेंट हुआ ये कुछ इस तरह से हुआ कि उसने आउटर एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर दिया। आई होप समझे होंगे, कम से कम मैंने बहुत बार लिखा है इस टॉपिक को। ठीक बेटा, रब इसको नोट डाउन करें, फिर मैं रब कर रहा हूँ बेटा इसको। ठीक ठीक, नाउ आई एम रबिंग इट। ओके बेटा, ठीक। एक क्वेश्चन के थ्रू कुछ नोट डाउन कर रहे हैं अपन नई चीज। ठीक ठीक, तो पहले कुछ समझा रहा हूं फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंट डायग्राम्स बना रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज करें कि हमारे पास एक स्फीयर था, मैंने शैल की फॉर्म में, आई एम टेकिंग शैल, है ना। दिस रेडियस इज नॉट बी टेकिंग रेडियस इज दैट इज सेंटर एंड वी पुटेड ए क्यू हियर, देन व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, है ना। पुटेड चार्जेस इन दिस वे, फर्स्ट शेल के अंदर ये शो कर रहा हूँ। तो होगा क्या, इस डायग्राम के लिए बात करूँ तो ये जो हमारे पास Q था चार्ज, वो यहाँ पर भी माइनस क्यू क्रिएट कर देगा और आउटसाइड में भी क्रिएट कर देगा। अब इतना बार अपन ने करा है ना, इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर Q क्रिएट हो जाएगा, समझे। चार्ज ये रखा हुआ था हमारे पास, सेंटर तो ये रहा, इंडक्शन से माइनस क्यू हुआ होगा। पर ये किस तरह का अरेंजमेंट रहा होगा माइनस क्यू का, तो ये जो माइनस क्यू अरेंज हुआ होगा, ये वाला माइनस क्यू, वो नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज हुआ था, नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज, बिकॉज given charge Q is not in center, क्योंकि वो सेंटर में नहीं था। तो जो यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली क्रिएट हुआ था, बट जो ये अरेंजमेंट थी आउटसाइड, ये यूनिफॉर्मली अरेंज थे, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, बिकॉज सरफेस इज यूनिफॉर्मली इज यूनिफॉर्म इन शेप, है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, जिसको बस मैं समझा रहा हूं डायग्राम के थ्रू कि क्या हो रहा होगा। तो सपोज करें कि एक हमारे पास सरफेस है, आउटसाइड कुछ इस तरह से है इर्रेगुलर, और अंदर यहाँ पर हमारे पास एक राउंड है और सेंटर में क्यू है, सेंटर में क्यू है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ठीक, लाइक दिस। ठीक, यहाँ पर हमने क्यू प्लेस्ड किया है, क्यू प्लेस्ड करा है। तो यहाँ पर जो माइनस क्यू अरेंज रहा होगा और एक यहाँ पर प्लस क्यू आया होगा हमारे पास, तो ये हुआ होगा नॉन यूनिफॉर्म, इर्रेगुलर शेप है ना। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली। बट इसकी बात करूँ कि ये कैसे अरेंज हुआ होगा, माइनस क्यू, क्योंकि एक रेगुलर शेप है, ये सेंटर में ही रखा हुआ है क्यू को, तो ये क्यू को प्लेस किया है अपन ने, क्यू को प्लेस किया, तो माइनस क्यू किस तरह से अरेंज हुआ होगा, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, ऐसे अरेंज्ड हुए होंगे ये, है ना। ये कुछ बातें पता रहनी चाहिए क्योंकि अपने आईआईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सपोज करो अगर ये अंदर की सरफेस भी इर्रेगुलर होती, है ना, इसमें कर क्या रहे हैं, पुटेड क्यू चार्ज इन इनसाइड मेटल, इनसाइड मेटल में रख रहे हैं, इनसाइड मेटल कैविटी में रख रहे हैं अपन, और फिर अपन ये पोर्शंस देख लें अलग अलग। सपोज करो अब मैंने यहाँ पे रख दिया होता क्यू चार्ज, है ना,
तो जो अपन ने ये क्यू चार्ज अब यहाँ पर रखा है, ये भी पूरा इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप है। तो जैसे ही इस तरह से कुछ रखा होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुए होंगे, माइनस क्यू, यहाँ पर क्या क्रिएट हुए होंगे, क्यू। पर ये सरफेस भी इर्रेगुलर, ये सरफेस भी इर्रेगुलर, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे आपको खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। मींस फर्स्ट वाले में मैंने डायग्राम स्फेरिकल लिया बिल्कुल परफेक्टली, है ना। ये कैविटी है बीच में, मैंने क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस करा, यहाँ पर प्लेस करने से माइनस क्यू, क्यू आया। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं पहले। तो क्योंकि यहाँ पर सरफेस प्योर राउंड थी तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्योंकि सेंटर में नहीं था इसलिए माइनस क्यू अरेंज तो हुआ पर नॉन यूनिफॉर्मली हुआ। बाहर जरूर वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली, क्योंकि परफेक्टली स्फेरिकल शेल ले रखी थी मैंने, है ना। इस वाले के अंदर पूरा स्फेरिकल था पर बाहर इरेगुलर था मेटल का सरफेस। तो ये क्योंकि बिल्कुल प्योर सेंटर में रखा था तो यहाँ पर तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, पर इरेगुलर शेप की वजह से बाहर प्लस क्यों हुए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फील्ड लगेगी तो उसको बैलेंस भी करना है। वैसे ही यहाँ पर बात करें कि सेंटर में रखा, इरेगुलर था, पर माइनस क्यू भी नॉन यूनिफॉर्म और ये भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। बेटा नोट डाउन करो इसको, ठीक बेटा, है ना। ठीक, अब इसी पर ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आईआईटी में आया। वो एक बार शेप पूछे अपन से कि किस तरह से शेप अपन को करने हैं। अब आपको बात जरूर क्लियरली समझ में आएगी कि क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ forces when a q charge inside the cavity but not in center of cavity of मेटल कंडक्टर। ओके, देखें जरा किस तरह से अपन इसको शो करते हैं अपन लोग। तो सपोज करें अपन को कुछ डायग्राम इस तरह से दे रखा था, लाइक दिस, और उसके अंदर ये तो इसका सेंटर हो गया और यहाँ पर कहीं पे चार्ज रखा, यहाँ पर चार्ज रखा गया इस जगह पर, है ना। ये चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पर, यहाँ पर अपन ने क्यू चार्ज रखा। तो क्या ये यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट नहीं करेगा क्या? करेगा ना। इट मीन्स इसको अब शो करूँ इस डायग्राम के लिए तो एक डायग्राम तो यहीं पर बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं डायग्राम, फिर दूसरा प्रॉपर डायग्राम बना देंगे। तो कुछ होता ऐसा कि यहाँ पर तो सेंटर था हमारे पास, है ना। यहाँ पर अपन ने क्यू चार्ज रखा हुआ था इस जगह पर, तो इसकी पूरे बॉडी पर क्या क्रिएट हो जाता, माइनस क्यू, ये क्रिएट होता। पर कैसा होता ये अंदर जो क्रिएट होता, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज इट इज नॉट इन द सेंटर, नॉट इन द सेंटर, सेंटर में नहीं है। बट क्यू जो बाहर आता इसको बैलेंस करने के लिए, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता, यूनिफॉर्मली। आई होप समझ रहे होंगे जो मैंने भी एग्जांपल लिया। तो इसका मतलब अगर मैं अब लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, है ना, वहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ रेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं इस जगह शो कर रखा है। तो रेज कुछ इस तरह से आ रही होंगी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, और रेडियली तो गिरी रही होंगी इस पर, है ना, 90 डिग्री पर। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, लाइक दिस, ऐसे गिर रही होंगी ना। आई होप इतना इनफ है ना, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, है ना। पर बाहर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो कैसी है, हमारे पास
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है यहाँ पर तो रेज जैसे अपन शो करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करते, बिल्कुल क्वाइटली सभी डायरेक्शन में रेज जाती हैं वो रिप्रेजेंट कर देते, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझे होंगे बेटा, है ना। डायग्राम के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हुई इसके अंदर, है ना बेटा। तो ये अपन को गिवन क्वेश्चन था कि एक चार्ज दे रखा है और अपन को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी थी, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर पर नहीं था, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा, पर ड्रॉप तो हमेशा 90 डिग्री पर ही होगी, है ना। और बाहर यूनिफॉर्मली क्रिएट हुआ था क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहती। आई होप समझ गए होंगे बेटा, है ना। तो ठीक है, अगला टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक बेटा, है ना। रब कर दूँ इसको, ठीक ठीक। अब अपन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को किस तरह से अपन को निकालना चाहिए, जो पहले भी कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो ठीक, क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। चाहे इसको सेकंड क्वेश्चन मान लें आज का शील्डिंग इफेक्ट के बाद से, मैंने क्योंकि अभी तक केवल समझाया ही है, कोई क्वेश्चंस नहीं उठाए थे, है ना। फाइंड इफ क्यू चार्ज is given to the shell outside surface, then find EA, EB, EC and VA, VB and VC, ठीक, as shown in a diagram, as shown in a diagram। ठीक, तो अपन को कुछ ऐसा दे रखा है, इस क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली आप सब जने बता देंगे इसको। अपन ने क्यू चार्ज इसको आउटसाइड में दे रखा है ना, ये शेल है, अगेन ड्रॉ द शेल, इनसाइड रेडियस इज R1, आउटसाइड रेडियस इज R2, एंड वी वांट्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। ठीक ठीक, अंडरस्टूड के लिए यही कर रहे हैं बेटा अपन लोग। सारी जो डिस्टेंसेस इसको नॉर्मली अपन R ले लेंगे, है ना, इन पॉइंट्स पे निकालनी है। तो अगर मैं फर्स्ट जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, तो आपको पता है ये दोनों ही शैलों के अंदर है ये वाला पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सेकेंड पॉइंट लूँ कि ई बी पर कितनी होगी, तो अभी भी चार्ज सिर्फ आउटसाइड में है, अंदर तो कोई चार्ज रखा ही नहीं, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, है ना, इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन लिया, तो अभी भी 0। थर्ड पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ ई सी, तो कितना आएगा, के क्यू आउटसाइड अपॉन आउटसाइड से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं आर कंसिडर कर लूँ कि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है यहाँ से यहाँ, है ना। और आपको पता होगा जो आउटसाइड में चार्ज लिया है क्यू, उसको अपन पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करते हैं कि वो सेंटर पर है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता। समझ गए, वेरी गुड, मैंने समझ ही गए आप लोग। वैसे ही अगर मैं थर्ड लेता कि वी ए पर पोटेंशियल कितना आ रहा होगा, तो जो सरफेस पर होगा वही तो इनसाइड में आ रहा होगा, एवरीवेयर इज सेम। सो एट क्यू, कैपिटल क्यू इज आउटसाइड, एंड डिस्टेंस अगर मैं ए की डिस्टेंस भी आर कंसीडर कर लूँ तो ये आर हो गया हमारे पास, समझ रहे हैं, ये 4 था। वैसे ही अगर मैं फिफ्थ लेता हूँ कि मेरे को वी बी पर निकालना होता पोटेंशियल, तो अभी भी तो ये पूरा आउटसाइड पर जो होगा, सॉरी मैं इसको कैपिटल R2 करूँ यहाँ पर, क्योंकि जो सरफेस पर रहा होगा वही तो अंदर रहेगा, अंदर के सभी जगह, तो इसका मतलब है ए पर भी इसकी वाली रेडियस आती, मैंने जो सरफेस पर होगा, है ना, जहाँ समझते हैं मैं तो जस्ट इसमें अब रिवाइज हो रहा है। इस पर बात करूँ तो के क्यू अपॉन R2 होता, ठीक। और सिक्स वाले पॉइंट पर लूँ, मीन्स दैट इज कॉल्ड सी पॉइंट पर कंसीडर करता हूँ, तो अब के तो ये पूरी शैल से ही बाहर आ गया, इसका मतलब है के क्यू, पर डिस्टेंस तो हमको आर लेनी पड़ती ना,
तो ये हमारे पॉइंट होते हैं जबकि हमारे को आउटसाइड में दे रखा होता। आउटसाइड में तो आपको इतने क्वेश्चंस करे हैं कि अगर आउटसाइड में होता है तो इनसाइड में सभी जगह कांस्टेंट पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर लाई करता है। तो सरफेस पर KQ/R2 होता तो वो ही तो सब जगह लाई कर रहा है, पर ये वाला पॉइंट तो आउटसाइड हो गया, है ना, इसलिए ऐसा करा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी जाती है? 0, जब तक के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। तो अंदर कोई चार्ज मैंने दिया ही नहीं था तो 0, भी 0, कैविटी में भी 0 रहता है तो 0, और EC=0 क्यों रहता है वो अपन ने पहले बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चंस बेटा, है ना। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आपके मैं इनसाइड में चार्ज रख रहा हूं, इनसाइड में चार्ज रख रहा हूं तो क्या हो रहा होगा? ठीक, तो आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। इफ Q चार्ज इज placed in cavity of metallic shell, which is placed in cavity of shell, then find EA, EB, EC, VA as shown in a diagram। ठीक, अब चालू कर रहा हूँ, ये ही थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर बेटा, है ना। तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चालू करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे को डायग्राम कुछ इस तरह का दे रखा है। वो ही रेडियस कंसिडर कर लें, मीन्स इसकी रेडियस हमारे को R1 दे रखी है, आउटसाइड वाली की दे रखी है हमारे को R2, तो बिल्कुल यहीं पर ही मैंने Q चार्ज रख दिया है। ठीक, और हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है A पर, B पर और C पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, इसको निकालने से पहले कहीं ना कहीं हमारे को, क्योंकि इनसाइड में रख दिया है तो कहीं ना कहीं मेटल के अंदर रखा है तो कहीं ना कहीं गॉसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करनी पड़ेगी, और आउटसाइड के अंदर क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बाहर 0 की वजह से टोटल करने के लिए 0 आया होगा, है ना। वर्ड्स बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका मतलब है हुआ क्या होगा। अब एक एक करके यहाँ पर वापस केवल वर्ड्स में बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये Q चार्ज था, ठीक, तो क्या हुआ होगा, इस पर -Q चार्ज आया होगा, आ गया होगा -Q, क्योंकि गॉसियन सरफेस की वजह से हमारे को इस मेटल के अंदर हमारे को टोटल चार्ज 0 करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए समझ रहे। और फिर टोटल चार्ज इस पर कितने थे पहले, इनिशियली 0, तो अभी इसके इनसाइड सरफेस पर तो -Q आ गया ना। तो इसका मतलब है अगर मेरे को इस कंडक्टर पर चार्ज 0 करने हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, Q। तो ये अरेंजमेंट अपन ने कर लिया पहले, मीन्स सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बन गया। और क्यों करा है वो इतनी बार एक्सप्लेन है कि अपन अब क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन वही A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है ना। ये B पॉइंट है और इसी के डायरेक्ट में यहाँ पर C पॉइंट है आउटसाइड में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारे को अब अपन करना चालू कर रहे हैं क्वेश्चन। तो कैन वी कंसिडर दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ Q 1 शेल 2 शेल। तो इसका मतलब है वी कैन कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज जो गिवन चार्ज था, गिवन, कोमा 2 शेल्स, और वो शेल्स कौन कौन सी हो गई, इनर शेल जिसकी रेडियस हम अगर हमारे को R1 दे रखी है तो उस पर चार्ज कंसीडर कर लूँ -Q, एक शेल ये कंसीडर कर लूँ -Q वाला चार्ज, प्लस एक और शेल कंसीडर कर लूँ बड़ी वाली जिस पर Q चार्ज है ना, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी थी R2, ये R1 है ना, बाहर वाले पर प्लस आ गए। वी कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q जो गिवन था इनसाइड में, एक उसके कारण कंसीडर करूं और 2 शेल के कारण कंसीडर करता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अपन कैसे वो 5 पॉइंट्स निकाल सकते हैं।
तो वही समझाने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ और जितने सॉल्व होते हैं उतना अपन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बात करूँ सबसे पहले अपन को निकालना क्या क्या था, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, और इसी में कोशिश करेंगे कि इसी में सब कुछ आ जाए। तो सबसे पहले बात करूँ तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालनी थी, E1 EA पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 एक कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, एक कंसीडर कर लेता हूँ ड्यू टू स्फीयर 1 और ड्यू टू स्फीयर 2 और फिर ले लेते हैं अपन नेट, फिर ले लेते हैं अपन लोग नेट। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा हमारे पास। तो मैं सबसे पहले EA निकाल रहा हूँ, EA। तो देखो EA पर जो इफेक्ट आ रहा होगा ए पॉइंट पर, जिसकी डिस्टेंस अपन एक वेरिएबल R पॉइंट की तरह ले लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती, इसकी वजह से KQ/R², ठीक, इस डायरेक्शन में आ रही होती, इस पॉइंट की, इस Q की वजह से, इस Q की वजह से, है ना। फिर सरफेस इसकी शैल की वजह से लूँ, ड्यू टू इसको डायरेक्ट इज कॉल्ड S1 और इसको कंसिडर कर लेता हूँ S2 शैल को। तो इट मीन्स इसके कारण कितनी आ रही होती, -KQ/R² बाई डायरेक्शन की नेगेटिव वाला जो भी पॉइंट ले रखा होता उसको कहीं ना कहीं इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से तो ए पॉइंट 0 पर हो गया, है ना, तो इनसाइड में हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड की कितनी रहती है, 0, तो 0 हो गई, क्योंकि इसके अंदर भी ये वाला पॉइंट ए अंदर है और इस Q वाले के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती, इनसाइड वाले की वजह से 0। तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ तो रही होती, पर किसकी वजह से आ रही होती, सिर्फ इस Q वाले चार्ज की वजह से, इस Q वाले चार्ज की वजह से। वैसे ही अगर मैं EB पर जाता हूं तो क्या होता, तो इस बार इसकी वजह से इस वाले पर जो चार्ज आता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल तो 0 ही होने वाली थी, पर अगर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें तो देखो, जब अपने अलग अलग ले लिया है पॉइंट को, तो B पॉइंट की बात करूं तो इसके कारण आता KQ/R², ठीक, और इस सरफेस से तो ये आउटसाइड में चला गया, तो इसका मतलब है इसके लिए भी KQ/R² माइनस में, ठीक, और इस बाहर वाली शैल के लिए तो ये इनसाइड में है, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती, पर इन दोनों का सम करता हूं तो 0, तो इसका मतलब है B पर तो 0 ही आता, मीन्स मेटल के अंदर तो 0 ही रहता है ना। डायरेक्ट कर सकते थे, पर एक बार समझाने टॉपिक, थोड़ा टॉपिक समझा रहा हूं कि क्या कर रहे हैं अपन लोग। वैसे अगर मेरे को EC करना होता, EC निकालना होता तो क्या होता, EC की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए भी आउटसाइड, सबके लिए सेपरेटली कर रहे हैं, जैसे अपन फ्री बॉडी डायग्राम के लिए करते हैं। तो इसकी डिस्टेंस भी अगर मैं लेता हूं KQ/R², तो ये तो यहाँ पर निकल गया हमारे पास, ठीक, डिस्टेंस को C ले रहा हूँ, सब चार्ज को अपन पॉइंट पे, जब शैल पर ले लेते हैं तो उसको पॉइंट पे ही मानते हैं, ये बात अपन को क्लियर है, इस वजह से ये अप्लाइड कर रहा हूँ। इस वाली शैल के लिए भी आउटसाइड में है, तो इसका भी आंसर KQ/R² पर नेगेटिव में रहता, है ना। इसके कारण पहले Q के लिए लिया, जो यहाँ पर मैं अगर R डिस्टेंस लेता हूँ तो ये KQ/R² हो गया, इसके कारण लेता हूँ तो कहीं ना कहीं -KQR हो गया, और इससे भी तो बाहर है, तो ये भी KQ/R² हो गया। पर आंसर किसकी वजह से आया, ये दोनों तो 0 हो गए, सिर्फ आउटसाइड वजह की वजह से ही तो आया KQ/R²। इट मीन्स ये दोनों तो कैंसिल्ड हो गए, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो हमारी केवल किसकी वजह से आई थी, ड्यू टू S2 सरफेस। डायरेक्ट दे सकते हैं, पर मैं एक बार इसको कुछ अलग पैटर्न से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप जवाब दे सकें। देखो ये अंदर है तो केवल इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा होता, औरों की वजह से नहीं आ रहा होता, यही हमारा आंसर निकला, है ना। जब मैं इनसाइड में जाता हूं तो आपको पता है डायरेक्ट 0 होता है, डायरेक्ट 0। जब मैं आउटसाइड जाता हूं तो आउटसाइड पर भी शील्डिंग इफेक्ट बताया, अंदर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, तो सिर्फ आउटसाइड वाले का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटसाइड वाले का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक।
डायरेक्ट दे सकते थे, बस मैंने एक बार डिफरेंट पैटर्न से समझाने की कोशिश करी है इस टॉपिक को कि अपन ने ऐसे ऐसे सेपरेटली भी करते फ्री बॉडी डायग्राम की तरह, तो भी वही आंसर आता हमारे पास। ठीक, समझ गए आप लोग इस टॉपिक को। तो ये मैंने कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाई। अब थोड़ा सा पोटेंशियल ले लेते हैं, है ना। ठीक, इसको नोट डाउन करें, मैं क्योंकि यहीं पे रब करके समझाना पड़ेगा मेरे को, तो ये 3 तो आप नोट डाउन करें। ठीक है, कोशिश करता हूँ शायद आ जाए। तो VA VB VC इधर ही समझा रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट अब बाकी 3 समझा रहा हूँ कि कैसे करते हैं अपन लोग। ठीक, अब अगर सपोज करो मेरे को अब निकालना था VA है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब समझ में आते चले जाएंगे आपको। तो VA मीन्स एक पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ, तो इसके कारण पोटेंशियल आएगा ना R डिस्टेंस पर, तो डेट इज कॉल्ड KQ। अब थोड़ा सा सबका सेपरेट बताना पड़ेगा, तो KQ और ये स्मॉल r, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन स्मॉल r कंसिडर कर रहे हैं, S1 के लिए कंसिडर करूँ तो KQ माइनस का साइन है ना, और इसमें तो इनसाइड में ही है, तो जो सरफेस पर रहेगा वही तो अंदर रहेगा, तो इसका रेडियस कितना हो गया ये। और इसके पास कंसीडर करना होता S2 के लिए, इसके लिए भी वो इनसाइड में ही है, तो जो सरफेस पर रहेगा वही तो इसका रहेगा, तो KQ/R2। तो नेट कितना आ जाता हमारे पास, तो नेट में ये सारे ऐड हो जाते, KQ/R माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2, ये हो जाता ना हमारा आंसर। ठीक, वैसे ही अगर मेरे को कंसीडर करना होता VB, इसके लिए कंसीडर करना होता तो क्या आ जाता हमारे पास आंसर, है ना। तो इसके लिए VB मीन्स डिस्टेंस, तो वही अपन एक वेरिएबल R कंसीडर कर लें, तो इसका मतलब ये हो जाता KQ/R, है ना। पोटेंशियल का इम्पैक्ट आता रहता है, वैसे ही चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे ही अगर मैं अब शैल के लिए कंसीडर करता हूँ, किसके लिए कंसीडर करता हूँ, इस शैल के लिए, तो इस शैल के लिए तो बाहर आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए माइनस KQ और वेरिएबल R डिस्टेंस आ जाती। कोई भी चार्ज को पॉइंट चार्ज मानते हैं अपन सरफेस के अंदर इनसाइड में। वैसे ही अगर मैंने S2 के लिए लिया होता, तो ये तो इनसाइड में आ रहा है B पॉइंट, है ना, इस शैल के लिए तो ये इनसाइड में आ रहा है ना, तो इनसाइड में आ रहा है, इसका मतलब है जो सरफेस पर रहेगा वो इस पर रहेगा, इसका मतलब है KQ/R2, ये आते हमारे पास। ठीक, तो इस बार नेट कितना हो जाता, तो इस बार नेट हो जाता हमारे पास KQ/R माइनस KQ/R प्लस KQ/R2। तो इट मीन्स इस बार हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग बचता KQ/R2, ये ही रिमेनिंग रहता। बाकी इनका कोई, दोनों का जो इम्पैक्ट था वो एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर रहा है, ये बात रिमेंबर रहे, इसलिए क्वेश्चन को लिया। देखो मैंने B पॉइंट लिया है, B पॉइंट इसके आउटसाइड में है, इसके भी आउटसाइड में है, इसके लिए भी आउटसाइड में है, तो इन दोनों का की वजह से तो ये कैंसिल्ड ही हो गया। सिर्फ इम्पैक्ट, इसलिए हमारे को कई बार शैल पर जाना पड़ता है जब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं IIT लेवल पर, कि कहीं ना कहीं फ्री बॉडी से बनाए तो करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक, इसलिए भी उठाया है टॉपिक मैंने, ठीक समझे होंगे। तो ये निकाला मैंने, पॉइंट किस पे निकाल दिया, तो मैंने एक VA सॉल्व कर दिया, एक VB सॉल्व कर दिया। ठीक, दोनों सॉल्व कर दिए मैंने। ठीक, अब एक C वाला यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ कि अगर मेरे को अब C पॉइंट पर निकालना होता तो एक Q चार्ज की वजह से लूँ, प्लस एक S1 सरफेस की वजह से लूँ, और एक बार S2 सरफेस के लिए लूँ। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो Q की वजह से ये वाले पॉइंट को अगर वेरिएबल R लेता हूँ स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो ये तो KQ/स्मॉल r आ जाता। इस सरफेस की बात करूँ तो ये भी आउटसाइड में है, इसका मतलब है माइनस KQ/R हो जाता, है ना, क्योंकि सबको कंसीडर तो सेंटर में ही करा जाता है, चाहे वो बाहर सरफेस पर आ रहा हो। और S2 के लिए कंसीडर करूं तो जो इसके इस बार कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, C पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, पहले वाले में कुछ था, ठीक है, ठीक करा था, है ना। तो S2 के लिए बात करूं तो ये भी आउटसाइड में जा रहा है, तो इसका भी तो अब KQ/स्मॉल r ही रह जाएगा। इसको भी पॉजिटिव पे कंसीडर करते हैं, पॉइंट है ना, बहुत टाइम देख चुके थे, इसका मतलब है इस बार आंसर होता KQ/स्मॉल r। तो ये हमारे नेट
तीनों आंसर निकले, 6 आंसर निकाले कि कैसे करा है। ट्राई जरूर एक बार समझने की कोशिश करें क्या करा है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने 6th सॉल्व किया है ना। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये था हमारे पास, ये 4th पॉइंट था, ये 5th सॉल्व किया है मैंने, और ये मैंने 6 सॉल्व किया है। कई जगह हेल्प करेगा अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। ठीक बेटा, नोट डाउन करें इसको, फिर मैं आगे ले रहा हूँ बेटा टॉपिक। ठीक बेटा, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद इजी रहे समझने के लिए आप लोगों के। ठीक, 4th क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं। इन ए गिवन डायग्राम फाइंड ई ए वी ए एंड वी बी। ठीक, दिया क्या गया अपन को, एक शेल दे रखी है, इन साइड में भी एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज करो -Q, इस बार ये ले रहा हूं, और बाहर दे रखा है 3Q। ठीक, और सेंटर पर है, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है अपन को R, यूँ कंसिडर कर लें, इसको इधर कर देता हूँ, और इसकी रेडियस दे रखी है R2। ठीक, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर पर ही, और अपन को यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि शेल आ चुकी है तो कहीं ना कहीं हमारे को अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट कर जैसे ही अपन चालू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चार्ज कितना था, Q -Q, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया होगा, +Q, क्योंकि मेटल के अंदर गॉसियन सरफेस की वजह से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो इस वजह से अपन ने ये चार्ज लगा दिए। वो भी आप बहुत बार रिमाइंडर है ब्रेन्स में आपके। ठीक है, अब टोटल चार्ज तो 3Q रहने वाला है ना, इस पर -Q आ गया, इसका मतलब बाहर कितने रहे होंगे, 2Q। होप समझे, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 3Q होना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेक्चर नंबर 9th में समझाया है मैंने, है ना। तो इसका मतलब टोटल चार्ज तो 3Q ही रहेगा, तो इस वजह से टोटल चार्ज ऑन शेल, है ना। ठीक, आई होप समझे होंगे। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। नाउ वी स्टार्टेड द सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट A था, एक पॉइंट B था। ठीक, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं A, तो एक शो किसकी वजह से करनी पड़ेगी, -Q की वजह से। एक करना पड़ेगा शेल नंबर 1 की वजह से, एक करना पड़ेगा शेल नंबर 2 की वजह से। ठीक, 1 बाय 1 स्टार्ट करूं। इसके डिस्टेंस वापस स्मॉल r कंसीडर कर लेता हूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ -R², ये आ जाती है मेरे पास। इस सरफेस पर, है ना, इस शेल के ऊपर कितने चार्ज हैं, +Q, तो KQ, और डिस्टेंस इसकी भी तो R ही रहती, क्योंकि इसको जब अपन कंसीडर करते तो कहीं ना कहीं ये इनसाइड में आता, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाती, 0। मीन्स 2 शेल ऐसे बना देता हूं अलग अलग। एक शेल ये रही R1, जिस पर अब चार्ज कितने मान सकता हूं मैं, +Q। ठीक, पर इसके लिए तो ये A अंदर आ गया था पॉइंट, और एक ले लूं इस जगह पर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 2Q। ठीक, इसके लिए भी ये A पॉइंट कहाँ आ रहा था, अंदर, तो इसका मतलब इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। ये आंसर निकल गया हमारे पास EA। वैसे ही बात करूं VA की, पोटेंशियल ले रहा हूं, तो एक तो इसके कारण पोटेंशियल आ रहा होगा -KQ अपॉन स्मॉल r। फिर इस शेल की बात करूं तो ये तो इनसाइड में है, इनसाइड में है तो जो सरफेस पर रहा होगा वही तो इस पर रहेगा, तो इस पर कितना आता, KQ अपॉन R1, या मैंने क्या कंसीडर कर रखा है,
आर कंसीडर कर रखा है, इसको 2r ले लेता हूँ, ठीक है, इसको r, इसको 2r, तो ये अंदर वाला r है, बाहर वाले को 2r कर देता हूँ, 2r, थोड़ा सा चेंज रहे क्वेश्चन में, ठीक। तो ये आ गई हमारे पास r, फिर इसके लिए भी अंदर है, तो जो बाहर रहेगा वही तो अंदर रहेगा पोटेंशियल, तो इसका मतलब है इसका k 2q अपॉन 2r, है ना, बाकी कैलकुलेशन करी जा सकती है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं फर्स्ट सॉल्व किया है, ये मैंने सेकंड सॉल्व किया है, अब थर्ड सॉल्व कर देते हैं। थर्ड में बोला गया कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बी की, आउटसाइड का तो वैसे ही सिंपल रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये ही लिया। अब बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट के लिए इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, के क्यू माइनस में अपॉन आर स्क्वायर, वेरिएबल वी आर पॉइंट ले रहा हूँ रेडियस पर। फिर बात करूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट, बी पॉइंट इसके लिए तो बाहर है ना, इसके लिए तो बाहर है, तो इसका मतलब है इसके लिए बाहर हो गया, तो इसके लिए भी कितना रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, बी पॉइंट बाहर है, बी पॉइंट बाहर है। इसके लिए बात करूं, इस बाहर बड़े वाले गोली के लिए बात करूं तो जहां ए अंदर था तो बी भी तो अंदर ही है इस वाले सरफेस के लिए, है ना, समझ रहे हैं। ये दो ग्राफ मैंने अलग अलग बना रखे हैं, अलग अलग डायग्राम शो कर रखे हैं दोनों के। तो इसके लिए तो इनसाइड में हो गया, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, या टोटल बोले तो 0 ही तो आ गया पोटेंशियल, समझ रहे हैं बात को। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी नहीं थी पर मैंने ड्राइव कर दी, तो इसका मतलब इसको एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि वैसे ही आपको ई बी एंड वी बी निकालना था, ठीक है, वी बी भी ले लेते हैं अपन, तो फोर्थ एक और ले लेते हैं वी बी। अब वी बी पर पोटेंशियल निकालूं तो क्यू की वजह से किस पे निकाल रहा हूँ, बी पॉइंट पर, वेरिएबल पॉइंट लेते हुए इसको ले लूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी सिर्फ आर, माइनस क्यू ले रखा था। फिर शैल की वजह से लेता हूँ, इस शैल की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो जो फिर ये इसके आउटसाइड में हो गया, इसका मतलब है के क्यू बाई आर, और लास्ट वाले के लिए लेता हूँ तो इसके लिए तो बी पॉइंट अंदर रह गया, तो जो कांस्टेंट ही बना रहेगा, तो इसका मतलब जो सरफेस पर रहा होगा 2kq अपॉन में कितना रहा होगा 2r, तो ये इसका पोटेंशियल निकल जाता। एक बार जरूर कहूँगा कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, पॉज करके जो मैंने सॉल्व किया है उसको थोड़ा रिमाइंड करें, जिससे कि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करें किसी बुक से तो हम क्वाइट इजीली सॉल्व कर पाए, जब इस तरह के मेटालिक पर क्वेश्चन हो या कॉन्सेंट्रिक क्वेश्चन हो बेटा अपने, है ना। नोट डाउन करें बेटा इसको, ठीक, नोट डाउन कर लिया बेटा, ठीक है ना, और रबिंग अराउंड। ये मेथड भी समझाना जरूरी था, इस वजह से मैंने और क्वेश्चंस तो कराए हैं, डायरेक्ट भी करवाए हैं जैसे स्कूल लेवल पे कराए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं जब शैड्स के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में तो इस तरह से सॉल्व कर लिया जाए तो इट्स क्वाइट ईजी, इसलिए मैंने इनको कंसिडर करा, ठीक बेटा, है ना। अब थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होगी अपने पास। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला गया कि इफ़ टू, एक मिनट बेटा, है ना, ये चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है, इफ़ टू स्मॉल बॉल्स of charges q and mass m of each, in which one ball is coming with very far distance with velocity v naught towards another ball which is in rest, then
find the minimum distance between them if surface is frictionless. ठीक है ना। डायग्राम कुछ अपन को इस तरह से दिया गया, एक बॉल दिखा दी गई अपन को जिस पर चार्ज Q है और मास M है, जो V0 वेलोसिटी से आ रहा है, V0 वेलोसिटी से आ रहा है, और एक बॉल और रखी हुई है वही Q और मास M, पर वो रेस्ट में है। ठीक, और जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है जब ये इसकी तरफ आ रहा होगा तो क्या इसको रिपेल नहीं कर रहा होगा, तो ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला इसको उधर रिपेल कर रहा होगा। मैं थोड़ी सी नेमिंग भी कर देता हूँ। मान लो ये बॉल नंबर 1 है और ये बॉल नंबर 2 है, ये कंसीडर कर लेता हूँ। तो हो क्या रहा होगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहा होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल बोथ द वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब है अगर थोड़ा सा डायग्राम, अब मैं सॉल्यूशन का डायग्राम बनाना चालू करूं, जिसके लिए कुछ वर्ड लिख भी दूंगा कि अगर ये बहुत फार अवे से आ रहा था, फार अवे से आ रहा था, और यहाँ पर ये बॉल नंबर 2 रखी हुई थी रेस्ट में, दोनों पर चार्ज QQ थे, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रही होगी, पर दोनों की वेलोसिटी जहाँ सेम हो गई होगी 1 नंबर और 2 नंबर की, वो ही हमारी मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी। मीन्स जहाँ पर जो उनका अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होने वाला था वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा, वहीं पर ही ऐसा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है, कहीं ना कहीं मेरे को रब भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन, तो अपन बोले तो शायद अगर मेरी बात को समझ गए हों कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ड्यू टू repulsion the kinetic energy of one decreases while kinetic energy of two increases till the velocity of both become same, जिसको मैंने V' से रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये प्रोसेस तब तक होता रहा होगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो गई हो। ऐसे अपन ने SHM में भी क्वेश्चंस करे थे। तो सबसे पहले अपन क्या चीज़ अप्लाइड करते, तो ये तो बात कहीं ना कहीं समझाने के लिए लिखी मैंने, है ना। तो सिंस इन दिस प्रोसेस जो भी हो रहा है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस there is no external force, so applied conservation of momentum, so applied conservation law of momentum। और इससे मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ कि इनकी वो वेलोसिटी सेम क्या रही होगी। तो देखो इसका मास, वो मास और V0 से आ रहा है, दूसरा रेस्ट में ही है, ये वाला तो इसकी मोमेंटम 0 कर दूं। आफ्टर वेलोसिटी कितनी हो गई इनकी, आफ्टर कितना हो गया होगा mv' प्लस mv'। तो अपन ने इससे गेट क्या कर लिया, V' कितना आया होगा, ये 2 हो गए होंगे, है ना, 2mv'। तो 2 नीचे गया होगा, m से m कैंसिल हुआ होगा, तो v/2 आ गया होगा ना हमारे पास एक आंसर। ठीक, निकल गया हमारे पास एक आंसर। अब निकालनी थी डिस्टेंस, है ना,
तो कहीं ना कहीं अपन लोग देख रहे हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशंस आ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी रही होगी। तो उसी पर अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। तो अपन ने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोशिश करूंगा इसी पर आ जाए तो बेटर होगा क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ पर करा क्या, ये बात अपन को रिमेंबर यहाँ पर नहीं, अपन ने एसएचएम में भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं, है ना। तो कंजर्वेशन लॉ लगाता हूँ तो सबसे पहले मैं अगर ये लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन की प्लस काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर सकता हूँ ना। सब फाइनल कंडीशन, ये सब इनिशियल के लिए है, ठीक, और ये फाइनल कंडीशन के लिए है, फाइनल कंडीशन के लिए, ठीक। तो अगर मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इन दोनों के है तो बहुत छोटे ही ना, तो सेल्फ एनर्जी तो है ही नहीं, तो इसका बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज के। तो पहले ये बहुत फार अवे थे, इन्फिनाइट में थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि फार अवे थे, लिख दूंगा कहीं ना कहीं, प्लस काइनेटिक एनर्जी से इसके पास तो थी नहीं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ mv0², ठीक, और इसकी कितनी थी, 0। अब बात करें कि जब ये डिस्टेंस अपन ने d मान ली है, जो मिनिमम डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी थी, तो अब तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी इंटरेक्शन वाली, तो वो कितनी हो जाती है हमारे पास, KQ/d, ये हो जाती। अब बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो दोनों के पास है अब इस कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या लिखता मैं, हाफ mv' प्लस हाफ mv', ये वैल्यू आती है ना मेरे पास, ठीक। बहुत कुछ अपन यहाँ पर अपन कर चुके हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और आप इसके वैल्यू निकाल भी सकते थे कि क्या निकलेगी और क्या नहीं निकलेगी। तो अगर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू को रखता हूँ, तो यहाँ पर KQ, चलो इसको पूरा सॉल्व एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर अपन लास्ट जस्ट सॉल्व कर लेंगे। तो mv0² इक्वल्स टू KQ²/d, and also I am putting the value of this become m-v²। आई होप समझे होंगे मैंने क्या करा है यहाँ पर, ठीक। कैन आई रब दिस, ठीक, यहीं पे करते हैं बचा कुचा क्वेश्चन, है ना। तो इसको मैं कहीं ना कहीं सेकंड इक्वेशन कंसीडर करूँ और इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, तो थर्ड के बाद में इधर सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, तो हाफ ये V0 आया था, V0 है ना, V0 था यहाँ पे, तो इधर हाफ mv0² चल रहा है इक्वल्स टू KQ²/d चल रहा है, और इस जगह पर अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ V0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आता हमारे पास mv0²/4, यही आता ना बेटा हमारे पास, ठीक बेटा, नोट डाउन करें इसको अब, ठीक। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हाफ से 1/4 तो जाता, तो यहाँ पर 1/4 mv0² इक्वल्स टू KQ²/d आ जाता, और बाकी यहाँ से अपन d की वैल्यू अब ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे कि यहाँ पर अगर मेरे को d निकालना होता, तो कहीं ना कहीं 4KQ²/mv0², ये हमारे पास आंसर आ जाता। दैट्स इनफ। मेनली तो यहीं पे समझना जरूरी था, मेनली जो क्वेश्चन मैंने उठाया वो केवल इस वजह से था कि आप समझ सकें वापस से एक बार कि देखो दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। जब अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक को रेस्ट में कंसिडर करा करते थे या सारे पार्टिकल्स रेस्ट में करते थे, पर अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कहीं ना कहीं रिपल्शन से ये कि जो तेज आ रहा होगा उसकी स्पीड कम हुई होगी और जो कम है उसकी स्पीड तेज हो गई होगी ना। तो पर ये प्रोसेस कब तक चलता रहा होगा, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो गई हो तब तक ये प्रोसेस चलाया मैंने। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे को वो कितनी हो गई थी वो अपन ने निकाली पहले। फिर अपन ने क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी की बातें आ रही थी तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। पहले बहुत ज़्यादा दूर था तो इसका मतलब है इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रही थी पर काइनेटिक एनर्जी तो थी। फिर जब वो और इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही थी, फिर ये दोनों की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आई क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस थी। तो वो फॉर्मूला रखा मैंने KQ1QD/d
है ना, जो अपन बहुत बार कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और बाकी इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपको निकालना तो डी ही था ना, जो मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस थी यहाँ पर डी। आई होप समझे होंगे, है ना बेटा। ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं अब, है ना। बस अपन थोड़ा सा एंड ही कर रहे हैं टॉपिक को। इस पोटेंशियल एनर्जी इस पोटेंशियल के टॉपिक को। ठीक, कुछ क्वेश्चंस वापस थोड़े से उठा रहा हूं, है ना, वापस एक बार रिवाइज कराने के लिए। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। कहीं ना कहीं शायद मैंने 8th टॉपिक में वो सेल्फ एनर्जी समझाई थी। तो सपोज करो वी हैव गिवन अ कंडक्टर, लिख दूंगा दोनों के बारे में, जिनके बीच की डिस्टेंस d है, चार्जेस q1 q2 है और रेडियस r1 r2 है। ठीक, ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर स्फीयर। नॉन कंडक्टर स्फीयर है, इसका मतलब है अंदर भी चार्जेस रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा दूर। ठीक, R2 प्लस चार्जेस। इसकी बात करूं तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका मतलब है सरफेस पर रहा होगा, है ना। अब कुछ बॉडी है, शेप है, रेडियस है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे को इसकी टोटल एनर्जी निकालनी होती तो अपन टोटल एनर्जी कैसे निकालते, एक एनर्जी निकालते सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टर प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक, तो सेल्फ एनर्जी अगर इसकी निकालनी हो तो कितनी होती है, तो अपन ने लर्न कर रखा है कि वो होती है KQ1 का स्क्वायर, जो भी दे रखा होता है, अपॉन 2R1। ये इसकी सेल्फ एनर्जी होती है। वैसे ही अगर अपन बात करें नॉन कंडक्टर की, तो उसकी कितनी होती है, 3KQ2 का स्क्वायर अपॉन, मैंने जो चार्ज दे रखे हैं, अपॉन 5R2। आई होप समझे होंगे। इसको कई बार बुक्स में मैंने कुछ इस तरह से भी लिखा है कि इसको 8πε0 R1 बोल सकता हूँ, और इसकी बात करूँ तो 3KQ2 का स्क्वायर अपॉन 24, मैंने 4 को मल्टीप्लाइड कराया है, के को हटाकर, ε0 R2। और इंट्रैक्शन वाली एनर्जी तो आप जानते हैं Q1 Q2 अपॉन जो भी बीच की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो जाता Q1 Q2 बाई डी। तो ये हमारे पास आंसर निकल जाते। ठीक, समझिए होंगे बेटा, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं फिर इसके बाद। ठीक, ये तो वापस से एक बार रिवाइज कराया क्वेश्चन को। कहीं ना कहीं नॉन कंडक्टर का मैंने वहां पर भी डेरिवेशन नहीं कराया था, मैंने सिर्फ डेरिवेशन कराया था गुड कंडक्टर के लिए, कि मैंने कहा था कि इस क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने जस्ट आपसे वैल्यू याद करने के लिए बोला था, और वापस से रिमाइंड करने के लिए ही क्वेश्चन उठाया है कि इसकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं ये रिमेंबर रहे, दोनों वैल्यूज, इसलिए करा बेटा, है ना। ठीक बेटा, वैसे ही अगर सपोज करो हमारे को शेल की फॉर्म में दे देते टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल, 7th ले रहा हूँ, ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक शेल, वहाँ पर भी समझाया था, यहाँ पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वापस से इसी क्वेश्चन को, कि सपोज करो हमारे को 2 कॉन्सेंट्रिक शेल दिए गए थे, एक की रेडियस दी गई R1, एक की रेडियस दी गई हमारे को R2, अंदर वाले पे चार्ज दिया गया Q1, इस पर दिया गया Q2। ठीक, ये कुछ अपन को चार्जेस दिए गए और अपन से बोला गया टोटल एनर्जी निकाल दें। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालूंगा तो कहीं ना कहीं सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर शेल को बोल दूं Q1, या S1 ही बोल देता हूं अंदर वाले को,
इसको 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको 2 कंसिडर कर लेता हूँ, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ H2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम बोथ कर दूं। तो अब मेरे को अगर इसकी निकालनी हो तो ये तो इट इज़ ए गुड कंडक्टर, तो इट मीन्स इसकी हो जाती KQ1 स्क्वायर अपॉन 2R1। बाहर वाले की लेता सेल्फ एनर्जी तो KQ2 स्क्वायर बाई 2R2, ये वैल्यू हो जाती है मेरे पास। मीन्स यहाँ तक मैंने स्क्वायर रहे, ये रिमेंबर रहे। अब मेरे को इसकी निकालनी थी तो कैसे निकालता सेल्फ एनर्जी, यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रिक आ गई है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था ना कि इसके कारण इस पर पोटेंशियल ले लूँ और इसको इन्फिनाइट से ले आऊँ, है ना। तो अपन मैं बोल सकता था इसमें कर क्या सकता हूँ मैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड टेक Q2 फ्रॉम इन्फिनाइट, ऐसे ले सकता था। मीन्स में क्या कह सकता था, अंदर वाले के लिए पोटेंशियल बोलूँ तो KQ1 अपॉन R2 लेता ना, और Q2 को कहाँ से उठा के लिया था, इन्फिनाइट से। प्रोसेस है ना, अपन ने बहुत डेरिवेशंस करे हैं, तो इट मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि क्या करा है। वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझाया था आपको कि चाहे तो आप ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी निकाली, समझा रहा हूँ लास्ट वाले के लिए क्योंकि आपको 3 शेल भी नज़र आएंगी। तो देखो ये दो तो आपको रिमेंबर रहने लगे हैं कि यहाँ पर अपन लोग ये फॉर्मूलेस तो आपको रिमाइंड में ही है, 2KQ1 मैंने जो भी चार्ज होगा उसका स्क्वायर अपॉन जो उसकी रेडियस दे रखी होगी 2 से मल्टीप्लाइड करके लिखेंगे। इसको डायरेक्ट याद करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, है ना, ये R2 है, R2 रिमेंबर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन से नॉर्मल 2 के लिए हम क्या लेते हैं KQ1 Q2 अपॉन रेडियस कौन सी लेनी है, आउटर वाले की लेनी है, आउटर वाले की लेनी है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, नहीं तो प्रोसेस समझा है कि पोटेंशियल मैंने पहले किसी के कारण ले लिया इसके ऊपर जो इतना आता, और Q2 चार्ज को हम लेकर आते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इस प्रोसेस से अपन ने ये फॉर्मूला जिससे अपन ये डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, उसी से लिखा है मैंने ये फॉर्मूला। आई होप समझे होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन करो इसको। ठीक बेटा, समझे होंगे इसको, है ना। अब एक टॉपिक और इंटरेस्टिंग केवल समझाने के लिए ले रहा हूं, कई बार कुछ बारीक चीजें अपन से रह जाती हैं, है ना। 8th क्वेश्चन को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, इफ अ Q चार्ज in a cavity of shell but not in center and external electric field is also applied, what is the net electric field at Q। ठीक, डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपन को गिवन, मैंने डायग्राम ही गिवन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुछ शेल मान लें आप लोग, और ये कुछ मान लें कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रही है E। यहाँ पर ये तो इसका सेंटर है, यहाँ पर कहीं पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, क्योंकि हमने ये भी अप्लाइड कर रखा है, Q भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो वो ही सॉल्यूशन के थ्रू समझा रहा हूँ, तो सॉल्यूशन के थ्रू कुछ बातें क्लियर कर रहा हूँ जो अपन ने इतना टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक को दिया है। लगभग अपन ने 26-27 लेक्चर्स हुए पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिलाकर बात करें अपन। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैंने यहाँ पर -Q रखा था तो इस सरफेस पे क्या क्रिएट हो गया होगा, माइनस क्रिएट हो गए होंगे ना। सेंटर तो ये रहा, है ना, तो यहाँ पर कहीं पे अपन ने Q चार्ज रखा है, तो इस पे तो -Q क्रिएट हो गए होंगे,
माइनस क्यू क्रिएट हो गया होगा ना, इस पर थोड़ा दूर कर देता हूँ, माइनस क्यू क्रिएट हो गए होंगे इस पर, और जो बाहर सरफेस है उस पर क्यू क्रिएट हुए होंगे, है ना। ड्यू टू किस किस वजह से होता है वो सब आपको पता है। वैसे भी लास्ट कर रहा हूँ इस पर एंड, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो कुछ कंक्लूजन से लिख रहा हूँ जिसको आप समझने की कोशिश करें। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गिवन क्यू चार्ज, ऑन गिवन क्यू चार्ज ड्यू टू इनर minus q is not zero because q is not in center, so minus q is non-uniformly distributed and minus q try to take प्लस की माने जो q चार्ज है टेक q एट सेंटर, है ना। रेडियली फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि उसको वो सेंटर पर ले जाए, जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसको वहाँ पर ले जाए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी। एक रिजल्ट तो ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं थी, अंदर वाले माइनस क्यू की वजह से लग रही थी, इस माइनस क्यू की वजह से लग रही थी। सेकंड पॉइंट बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई एंड the electric field due to E and outside charge combinedly zero on inner Q, कंबाइंडली जीरो थी। जो इसके कारण इम्पैक्ट, क्योंकि ये कुछ ऐसे अरेंज करता है अपने आप को कि वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। ये मैंने कहीं ना कहीं यूनिकनेस थ्योरम में समझाई थी, उसको ना भी बोलूँ तो भी ये बात समझा चुका हूँ आपसे कई बार। तो नेट पर इसकी बात करूँ कि ई की नहीं आ रही थी, ये बोलना गलत होगा। ई की भी आ रही थी पर उसको ये कैंसिल कर रहा था, इसलिए उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। पर इनका कंबाइंडली बोलूँ या नेट बोलूँ वो जीरो आ रहा था। बस यही थोड़ी सी कोशिश करी है कि कई बार क्वेश्चन बोला गया और बच्चों ने इसको जीरो बोल दिया, जो तो इनर के नॉन यूनिफॉर्म की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, है ना। इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करा इसने, इस वजह से जो ये माइनस क्यू था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई कर रही थी कि इसको सेंटर में ले जाए, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी इस इनर शेल की वजह से। हाँ, आउटर और इसकी वजह से नेट जीरो हो गया था। ठीक बेटा, इसका मैं यहीं पर ही अब एंड कर रहा हूँ 11th लेक्चर का, है ना बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा, है ना। ओके बेटा।